हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और देखेंगे कैसे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस या फिर आप इसी को बोलिए रेडियस ऑफ एटम। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस between सेंटर ऑफ एटम या फिर बोलिए सेंटर ऑफ न्यूक्लियस बोल दीजिए। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल वो जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ऐसे बहुत सारी शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और वो बाहर होती हैं, या फिर वो लोग उनको बोलते हैं बैकेंड आउटर मोस्ट शेल। उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एटम के जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से लेके उस शेल तक जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस शेल में मौजूद हैं, ठीक है ना, तो उसको बोल देंगे एटॉमिक रेडियस। अब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो लोग जो एटॉमिक रेडियस में ट्रेंड बताते हैं वही एटॉमिक साइज में भी ट्रेंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस जो है। आपने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो आपके दिमाग में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि न्यूक्लियस का साइज कितना चेंज होगा। तो न्यूक्लियस का साइज में भी एटॉमिक नंबर बढ़ने पे जो होता है चेंज आता है, बट वो चेंज बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि न्यूक्लियस के साइज जो है वो एटम के साइज में नेग्लिजिबल है। तो डिपेंड किस पे करेगा एक्चुअल में? जो साइज है वो शेल्स पे डिपेंड करता है। सेल्स कितनी है, मतलब उनका नंबर कितना है, और जो सेल्स हैं वो उनके साइजेस क्या हैं। अगर इंडिविजुअल सेल के साइजेस बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो भी एटम का साइज बढ़ेगा। अभी हम सीखेंगे ट्रेंड्स के बारे में कि जो इनके ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो पहले हम लिखेंगे इन अ पीरियड। पीरियड बोले तो हॉरिजॉन्टल रोज। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, याद करो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है। आपने पढ़ा था जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहती हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल में ऐड हो रहे हैं। अंदर वाली सेल में जो होती है कोर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कांस्टेंट रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर फिर कोई भी शेल के इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो उनका जो न्यूक्लियस का जो होल्ड है उन पे, न्यूक्लियस की जो उन पे पकड़ है, या फिर बोलो जो न्यूक्लियस उन पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है वो बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब यह है जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वो न्यूक्लियस के पास आते रहते हैं। ठीक है ना? और उनके न्यूक्लियस के पास आने के चलते क्या होता है, जो शेल्स होती हैं उनके साइज जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, सेल्स के साइज डिक्रीज होते हैं। एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। इवन दो सेल कांस्टेंट हैं, लेकिन क्या होता है, उनके जो साइजेस हैं वो कम होते जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, एटम का साइज भी कम होता जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए हम एटमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
इन अ पीरियड, एक पीरियड में बात कर रहे हैं, इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। आप इसका चाहो तो रीजन लिख लो, एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, as effective nuclear charge increases, attraction force between nucleus and electrons increases, due to which sizes of shells decreases। तो शेल्स के नंबर कांस्टेंट हैं, लेकिन उनके रेडियस क्या है, सेल्स जो है उनके साइज छोटे होते जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, एटम का जो साइज है वो लेफ्ट टू राइट घट जाता है। हम बात करेंगे इन ग्रुप, बात करेंगे इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप बात करेंगे। तो जब हम टॉप से बॉटम में मूव करते हैं, आपने पढ़ रखा है कि फर्स्ट जो पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास एक शेल होती है, सेकेंड वालों के पास दो शेल होती हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास तीन शेल होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड्स ऑन पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियड नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, बट आपने पढ़ रखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के चलते भी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है और ऊपर से नीचे भी बढ़ता है। तो एक फैक्टर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के चलते जो साइज है सेल्स के वो तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन हर बार एक स्टेप नीचे आने पे ग्रुप में पीरियड नंबर बढ़ने के चलते क्या हो रहा है, एक नई सेल ऐड हो रही है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी, एक सेल नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेंगी तो साइज बढ़ना चाहेगा, और इंडिविजुअल जो सेल्स हैं उनके साइजेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वो छोटी होती जा रही हैं। तो जिसके चलते एटम का साइज़ क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, जो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू सेल, एक नई सेल का ऐड होना क्या होता है, वो डोमिनेट करता है, जिसके चलते क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे भी एटम का रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखिए एटमिक रेडियस, एटमिक रेडियस increase from top to bottom, top to bottom in a group। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए डाउन द ग्रुप, इसको लिखते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऐसे लिखिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप effective nuclear charge increases, due to which due to which size of individual shell decreases, but effect of addition of new shell dominate over
डोमिनेट ओवर इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ सॉरी इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल डोमिनेट ओवर इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक नई शेल ऐड होने के चलते क्या होता है, एटम का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसको हमने यहाँ पे डायग्राम से समझा है, होपफुली आपने ये चीज़ समझ ली है। डायग्राम से देखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, यहाँ पे ये क्या है, जो है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं ये, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, आगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन भी आएगा, बट वहाँ तक इतना डायग्राम नहीं बना सकते हैं, बट आप आसानी से देख सकते हैं कि भाई क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिथियम के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2,1, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है 2,2, 2,3, 2,4, 2,5। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो 2 ही हैं, कांस्टेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। लेकिन लेफ्ट टू राइट मूव करने में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके चलते क्या है, इंडिविजुअल जो सेल्स हैं उनके साइज श्रिंक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सब में क्या है, 2 सेल हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट है, सेल्स के साइज श्रिंक कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तब भी बड़े आसानी से आप देख सकते हैं, सोडियम में क्या हुआ, जैसे लिथियम से सोडियम में आए तो तुरंत क्या हुआ, एक नई शेल ऐड हो गई। अब नई शेल ऐड होने से क्या हो रहा है, देखो उसका इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो साइज़ यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सेल्स के यहाँ पे साइज़ की बात करेंगे तो देखिए, पहले वाली जो ये जो लिथियम की फर्स्ट सेल है उसका साइज़ देखो 3 कॉलम में आ रहा है, इसे देख सकते हो आप यहाँ पे सिग्निफाई करने के लिए, बट यहाँ पे ये क्या है, ये 3 से थोड़ा सा कम है। तो फर्स्ट सेल इसकी छोटी है, फर्स्ट सेल सोडियम की फर्स्ट सेल जो है वो लिथियम की फर्स्ट सेल से छोटी है, सोडियम की सेकंड सेल लिथियम की सेकंड सेल से छोटी है, समझा कि नहीं। लेकिन फिर भी सोडियम में एक एक्स्ट्रा थर्ड सेल है, जिसके चलते क्या हो जा रहा है, यहाँ पर सोडियम का जो साइज है वो बढ़ जा रहा है। तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके चलते सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही हैं। टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे भी बढ़ रहा है, लेकिन किसका इफेक्ट डोमिनेट कर जा रहा है, एडिशन ऑफ न्यू सेल। ओके, तो होपफुली आपको एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। सेकेंड जो हमारा है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इट इज़ दी amount of energy required to it is the amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग, अगर आप स्कूल में जैसे किसी के एग्जाम में रिटन में जो नहीं सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे, तो अगर आप कुछ वर्ड मिस कर जाएंगे तो हो सकता है आपके टीचर जो हैं वो मार्क्स कट डिडक्ट कर लें, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम।
कि जिस एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं वो किसी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, एकदम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब कि अकेला, ऐसा समझिए। वो दूसरे एटम्स के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर दूसरे एटम का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगना चाहिए। वो आइसोलेटेड सिंगल एटम होना चाहिए। उसकी हमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है? आउटर मोस्ट शेल से। कई कई बुक्स लिखती हैं मोस्ट लूजली बॉन्डेड, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे कम न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा हो। ठीक है। अब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो न्यूक्लियस के चार्ज पर, दूसरा जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी कितनी है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास सेकेंड और थर्ड सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और आपको उनमें से निकालना है, एक एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक एक निकालना है, तो किससे निकालना आसान होगा? तो आप बोलोगे कि जो सेकेंड सेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, उस पे न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। जो थर्ड सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है सेकेंड वाली सेल के कंपैरिजन में, तो उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या होगा, वो थोड़ा सा कम लगेगा। जिसके चलते क्या होता है, थर्ड सेल जो होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सेकेंड सेल के कंपैरिजन में रिलेटिवली ईजियर होता है। तो आउटर मोस्ट सेल जो होगी उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। तो आप बोल सकते हो कि सब आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा। बॉन्डेड नहीं बोलेंगे, बाउंडेड बोलेंगे। ठीक है। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी आप बोलिए कि कितना आसानी से आप इलेक्ट्रॉन जो है निकाल सकते हैं। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हमेशा देनी पड़ेगी। ठीक है। तो जब भी हम एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है। ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन अ पीरियड बात करेंगे। तो आप लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी को आई ई भी लिख देंगे जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। रीजन क्या लिखते हैं लोग कि लेफ़्ट टू राइट मूव होने पे क्या होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और आपको मालूम है रेडियस घट जाता है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता जाएगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इसको लिख देते हैं लोग जनरली सिंपली ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट आपको पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, एटम का रेडियस भी घट रहा है। तो यहाँ पे चाहो तो एज वेल एज डिक्रीज इन एटमिक रेडियस। ठीक है। हम बात करेंगे इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप, सॉरी। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी
इंक्रीज फ्रॉम, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ड्यू टू increase in atomic radius। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसा मत बोल देना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, बहुत लोग गलत कर देते हैं यहाँ पे। ऊपर से नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, लेकिन एटम का साइज बढ़ने के चलते क्या होता है, और बोर वाला इफेक्ट डोमिनेट होने के चलते क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम के नीचे कौन आता है, पोटेशियम, तो पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है रिलेटिवली सोडियम के। रीजन कि पोटेशियम का जो रेडियस है, वो एटम का साइज है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। और क्या हम इसमें बोल सकते हैं, तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें सीख ली हैं, एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड और आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड, तो आइए दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, या फिर लिखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, पहला ऐसे लिख लीजिए, आसान रखते हैं। पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, बी बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, सी कार्बन नाइट्रोजन, या फिर इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर। ओके, ये तीन कर लेंगे। दूसरा करेंगे क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of increasing order of ionization energy। A फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बी नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन, सॉरी इसको नहीं करते, इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा यहाँ पर। हम बात करेंगे ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर। ठीक है, सी वही बात एक बार फिर से कर लेते हैं कि
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लिख लीजिए। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। ओके, होपफुली आपने ट्राई किया होगा पॉज करके। अब समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर हमको पीरियोडिक टेबल का आइडिया नहीं है, अब अगर हमको पीरियोडिक टेबल का आइडिया नहीं है तो ये क्वेश्चन करना हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको पता होना चाहिए भाई कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। तो अगर आप चाहें तो इसको मतलब आराम से पीरियोडिक टेबल याद करके करने की कोशिश कर सकते हैं, साथ साथ देख देख के मत करिए, क्योंकि वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ना याद रहेगा ना समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप याद करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है, तीनों ही फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। सबसे ऊपर लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम। तो ऊपर टॉप टू बॉटम क्या होता है ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बढ़ता है। तो साइज क्या हो जाएगा, लिथियम का सबसे कम, सोडियम का उससे ज़्यादा, पोटेशियम का उससे ज़्यादा। सिमिलरली अगर हम बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करें तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। पहले बोरान आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, कार्बन आता है और नाइट्रोजन आता है। ये लेफ्ट टू राइट है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आर लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट होने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो घटता है। तो बोरान सबसे बड़ा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन सबसे बड़ा खेल आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस सल्फर में आता है। तो अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या होता है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, सल्फर होता है। अब आपने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट तो घटता है, टॉप टू बॉटम तो बढ़ता है, ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जो सबसे नीचे है और सबसे क्या है, राइट मोस्ट साइड में है। सबसे सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में है। भाई लेफ्ट टू राइट जगह तो इधर से इधर घटता है, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन छोटा हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन बड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन छोटा दे देगा। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करेंगे तो फॉस्फोरस बड़ा हो जाएगा। और फॉस्फोरस और सल्फर पे बात करेंगे तो आपको पता है फॉस्फोरस बड़ा हो जाएगा। ऑक्सीजन और सल्फर में बात करेंगे तो सल्फर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, फॉस्फोरस। ऑब्वियसली ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड है। तो थर्ड पीरियड वालों की क्या होगा साइज, सेकेंड पीरियड वालों से बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और सबसे छोटा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये सवाल अगर आपने कर लिया तो चीज़ें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ली हैं, ठीक है ना। अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, ऊपर से नीचे घटती है और लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है। क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी ये बोरॉन नहीं है। अगर बोरॉन है भी तब भी इसको आप कैसे कर सकते हैं, बोरॉन के चलते। क्लोरीन, क्लोरीन में अगर हम बात करेंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम बात करेंगे तो किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन सबसे ऊपर है, क्लोरीन उसके नीचे है। तो उससे निकालना क्या हो जाएगा, रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लोरीन से निकालना रिलेटिव डिफिकल्ट। अगर हम फ्लोरीन और बोरॉन की बात करें, बोरॉन और फ्लोरीन क्या है, दोनों ही सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो बोरॉन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या हुई, जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो क्या हुई होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो फ्लोरीन है वो बोरॉन से भी ज़्यादा है। तो एक बात तो तय हो गई कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन से भी ज़्यादा है और बोरॉन से भी ज़्यादा है। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन में कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर आप बात करेंगे तो क्लोरीन जो है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इसमें दो सेल हैं, इसके सेकेंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। और क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इसके थर्ड से निकालना है। तो हमको निकालना आसान किससे हो जाएगा, रिलेटिवली क्लोरीन से हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर बोरॉन और फिर क्लोरीन। अगर ब्रोमीन होता तब तो दिक्कत ही नहीं थी, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, सबसे कम ब्रोमीन हो जाता। ओके। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर की बात करें तो ऑक्सीजन ऐसे होता है, ऑक्सीजन के बाद यहाँ फ्लोरीन होता है और सल्फर ऑक्सीजन के नीचे होता है। तो आपको मालूम है सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की हो जाएगी, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कम क्या हो जाएगी, सल्फर। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन और उससे कम सल्फर हो जाएगी।
लिथियम सोडियम पोटेशियम सबसे आसान काम है, लिथियम सबसे छोटा, सबसे ऊपर, तो सबसे ना आयनाइज एनर्जी उसकी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो होपफुली आपको ये जो हमने 6 एग्जाम्पल लिए हैं, ये अच्छे से समझ में आए हैं। आप इनको खुद से भी करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके बैक में जाके, और खुद से ट्राई करके देखें क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।